नमस्कार दर्शकों, हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट अर्पिता। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में तमाम बीमारियों ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, लेकिन सदियों से एक ऐसी बीमारी है जो लोगों को लगातार परेशान कर रही है, तमाम जिंदगियां ले रही है। ऐसी ही एक बीमारी है कैंसर, और इसमें सबसे खतरनाक कैंसर महिलाओं के लिए जो सामने आता है वो है ब्रेस्ट कैंसर। जी हाँ, तमाम जानकारी होने के बावजूद आज भी लाखों महिलाएं इससे अपनी जान गंवा रही हैं, और यही कारण है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं अपने कार्यक्रम के जरिए कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं में इसके प्रति जागरूकता फैलाएं और उनको सही जानकारी दें, उनको बताएं कि कैसे वो इसके बारे में जानें, कैसे वो पहचानें कि उन्हें कैंसर के शुरुआती लक्षण दिखने लगे हैं। तो आपका बता दें कि ये कार्यक्रम के जरिए हम आपको इन तमाम बातों से रूबरू करवाएंगे और इसके साथ ही साथ आपको उपाय भी बताएंगे ताकि आप घर पर रहकर कैंसर से मुक्ति पा सकें, और अगर आपको कैंसर हो भी जाता है तो समय रहते आप इसका इलाज भी करवा सकें। जी हाँ, इन तमाम बातचीत के लिए आज हमने अपने स्टूडियो पर एक खास मेहमान को बुलाया है। जी हाँ, हमारे साथ डॉक्टर राजीव दास मौजूद हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर राजीव दास जो है सीनियर कंसल्टेंट कैंसर एवं जनरल सर्जन है, मुंबई से हैं, और ये काफ़ी लंबे अरसे से कैंसर से जुड़े तमाम मरीजों का इलाज करते आ रहे हैं, और इसके साथ साथ आने वाले वक्त में भी इनकी कोशिश यही है कि ये लोगों को सही इलाज पहुंचा पाएं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले हम चाहेंगे कि हम अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचाएं, उन्हें ये समझाने की कोशिश करें कि कैसे वो पहचानें कि उन्हें कैंसर का शुरुआती लक्षण जो है वो नजर आने लगा है। बहुत अच्छा सवाल है मैडम। और मैं इनफैक्ट जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं तो मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पहले बताऊं तो ऐसा है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है पहले अब जैसे सुनती होंगी कि भाई पेशेंट ओल्ड हो गया, एज हो गया, सर्टेन एज के बाद होता था, जनरली पोस्ट मेनोपॉजल 50 ईयर्स के बाद, 60 ईयर्स के बाद। समय बदल चुका है। आज की तारीख में ये पाया जा रहा है कि इवन यंग लेडीज़ में कैंसर हो रहा है एज यंग एज 30 ईयर्स और इवन अर्लियर। तो शायद हम लोग कुछ लाइफस्टाइल की चेंजेस हुई हैं, या खान पान में चेंजेस हुई हैं, या जो हम लोग की जो मॉडर्नाइजेशन को बोलते हैं वो हुआ है, ऐसा हो रहा है। जी बिल्कुल। और सबसे आश्चर्य की बात है जो अर्बन जो वुमेन है वो बहुत रिस्क में है, उसमें कैंसर, ये ब्रेस्ट कैंसर जो है दिस इज़ द नंबर 1 कैंसर। अब रहा सवाल कि भाई आप कैसे जानेंगे कि क्या हो रहा है। जी बिल्कुल। तो ये तो जब जो शुरुआती लक्षण है बहुत वेग होंगे, आपको हो सकता है छोटा सा गांठ हो जाए ब्रेस्ट में, निपल जो होता है वहाँ पर कुछ आपको कुछ उसमें कुछ रिसाव महसूस करें, या कुछ ब्लड आए, या कुछ लगे कि निपल अंदर से घुस सा गया है, या जो स्किन है ब्रेस्ट का वो लगेगा जैसे नारंगी का जो स्किन होता है उसको बोलते हैं प्यूडी ऑरेंज, वैसा कुछ हो रहा है। हालांकि थोड़ा डिफाइन साइन है, बट हो सकता है उस तरह से रिप्रेजेंट करे वो। अब कभी हो सकता है कि निपल में खुजली हो रही है जो कि नहीं जा रही है। एक सर्टन कंडीशन होता है जिसमें कि वो होता है, टाइप ऑफ कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में जो होता है वो ध्यान रखना है। और कोई भी तरह का गांठ हो, मान लीजिए ब्रेस्ट के अंदर कहीं पर भी छोटा गांठ हो, बड़ा गांठ हो, गांठ जो घूमता हो, नहीं घूमता हो, तो एक डाउट होना चाहिए। एक्जिला जो होता है यानी कांख, आर्मपिट भी चेक कीजिए। आर्मपिट में हो सकता है कोई गांठ महसूस हो, अगर वो है तो थोड़ा सा और भी गड़बड़ है, यानी कैंसर ब्रेस्ट रूट के वहाँ तक जा चुका है। लेकिन एक बात बता दूँ आपको, बहुत अच्छी बात यह है कि अगर कोई गांठ ब्रेस्ट में होता है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो कैंसर नहीं होगा। जी। एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, बहुत मैंने खुशी वाली बात है। सो ये घबराने की बात नहीं है, पैनिक करने की बात नहीं है कि अगर ब्रेस्ट में गांठ हो गया तो कैंसर ही होगा, अब तुम गए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। तो पहली बात मन से ये निकाल दीजिए। अगर वो फियर निकाल देंगे तो मेरे ख्याल में आधा बीमारी तो सही दूर हो गया। प्रॉब्लम क्या होता है, मैं जो फील कर रहा हूँ एज ए कैंसर सर्जन, पेशेंट्स आते हैं पटना से, आपको दिल्ली से, साउथ से आते हैं, बंगाल से आते हैं, कई पेशेंट आते हैं बॉम्बे में जहाँ मैं काम करता हूँ। तो वहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, नानावती, हीरानंदानी, फोर्टिस, एशियन हंट, मैं कई जगह जाता हूँ, मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ। तो मैं जो देख रहा हूँ, ये एक जनरल ट्रेंड देखता हूँ कि पेशेंट छिपाते हैं। जी बिल्कुल। बहुत सारी फैक्टर्स इसमें हैं, शायद जो घर वाले हैं शायद वो भी शायद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। स्पेशली अगर मान लीजिए कोई पेशेंट गांव से आ रहा है कुछ है, तो जो सोशल टैबूज़ हैं, बताना नहीं है, या वे फीमेल हैं तो चलो भाई छिपा के रखते हैं, एंड देन सडनली वो एक दिन फील करती हैं कि साहब इतना बड़ा गांठ हो गया या कुछ कॉम्प्लिकेट हो गया है, तब बताते हैं, देन इट्स टू लेट।
तो मेरे ख्याल में अर्ली अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और ज़रा भी डाउट लगे तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तभी संभव होगा जब आप अवेयर होंगे। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब लगातार हमें बता रहे हैं कि जो कैंसर है उसके शुरुआती जो लक्षण है उसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अवेयर हैं तो घर पर रहकर भी आप इसके शुरुआती लक्षण खुद भी जांच सकती हैं। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपको गांठ नज़र आती है, थोड़ा सा रिसाव होता है, तो आप समझिए कि हो सकता है कि ये कैंसर हो, इसीलिए कोताही नहीं बरतिए। ऐसा कोई भी लक्षण नज़र आए तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। और ख़ास तौर पर महिलाएं अक्सर गांव में ये कोशिश करती हैं कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताती, वो इन चीज़ों को छुपाती हैं। तो इसमें छुपाने जैसी कोई बात नहीं है, ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है और इस पर आप डरे नहीं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ज़रूरी है कि आपका इस पे सही से इलाज हो, तो इसीलिए घबराएं नहीं और इलाज ज़रूर करवाएं। डॉक्टर साहब, हम बात महिलाओं की करते हैं और गांव की महिलाओं की करते हैं। ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि अक्सर हम देखते हैं कि गांव में छिपाया जाता है इस चीज़ को। अगर हम कैंसर के इन लक्षणों के साथ साथ बात करें कि कैंसर होता किन कारणों से है, तो अक्सर देखा जाता है कि या तो पारिवारिक इतिहास होता है, और कौन कौन से कारण हो सकते हैं। अगर पारिवारिक इतिहास का कारण मेन कारण है तो इसमें किस तरह से अवेयर रहने की ज़रूरत है? बहुत अच्छा सवाल है मैडम आपका। अब ऐसा है कि देखिए, कैंसर तो ये तो गांव में भी हो रहा है, शहर में भी हो रहा है, बट लेकिन ये शहर में ज़्यादा हो रहा है। तो मैं अगर सवाल को इससे से पुट करूं कि अगर अर्बन वुमेन है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो रूरल वुमेन है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बट अर्बन के लिए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जो उसमें एक बात पहले कहा गया, उसमें एक बात छूट गई हमारी, मेरा कहना कि ये जो मैं बात कर रहा था आपको कि जो उसके जो लक्षण है वो चाहे जो उसके मान लीजिए जो भी कुछ है, तो वो अर्बन वुमेन के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि वो लोग भी छिपाते हैं। अभी मेरे पास में 2-3 केस अभी पिछले हफ्ते आए हैं, उसमें भी यही हुआ, पेशेंट बहुत अच्छे परिवार की है, बहुत धनाढ़ परिवार की है, बट उसने छिपा कर रखा। तो ये जो टैबूज है हम लोग बदलना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा कि कैंसर का मतलब ये नहीं कि डेथ हो जाएगा और कोई गांठ मतलब कैंसर ही होगा, हो सकता है बिनाइन हो, दिखा लीजिए क्या जाता है उसमें। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग कर सकते हैं, बहुत आसान है वो, उसको बोलते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। बिकॉज पहला डॉक्टर पेशेंट खुद है। जी। वो पेशेंट तो बता नहीं रहा घर में किसी को, लेकिन थोड़ा एग्जामिन कर लो भाई, इसमें क्या जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका तरीका ये है कि मेंसेस के जनरली 7 दिन के बाद जो है, मेंसेस शुरू होने के 7 दिन के बाद एक समय चुन लें, और नहाने के समय साबुन लगा, जब नहाते हैं तो हाथ में साबुन लगा रहे। और जो पाम होती है, जो 4 फिंगर्स वाली, इससे घुमा घुमा के चारों तरफ हम लोग देखते हैं, पूरी निपल है, ब्रेस्ट है, कांख है, आर्मपिट है, और जो कॉलर बोन है उसके ऊपर में कहीं भी कोई गांठ नजर आए, कुछ एबनॉर्मलिटी नजर आए, वो बताइए। आप सामने खड़े हो जाइए मिरर के, अगर लगे कि एक ब्रेस्ट ऊंचा है, एक ब्रेस्ट नीचा है, कोई मान लीजिए निपल अंदर चला आया है या कुछ उसमें चेंजेस लग रहा है जो पहले नहीं था, एक बार दिखा लीजिए, है ना। डाउट होती है तो फिर उसकी इलाज है ना। और एक चीज़ बता दूं कि अर्ली स्टेज में कैंसर अगर पकड़ा जाएगा तो हम लोग ब्रेस्ट सेव कर लेंगे। तो आज समय बदल चुका है, जहां हम लोग पूरा काट के निकाल देते थे और बोलते थे अब कोई उपाय नहीं है, अब बस इसके साथ में रहिए, तो आज की तारीख में हम लोग पूरी ब्रेस्ट निकालते भी नहीं हैं, जितना कैंसर उतना निकालते हैं, और ब्रेस्ट को हम लोग कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। बाहर से सर आपको लगेगा भी नहीं कि सर्जरी हुई है आपको, और पेशेंट जिंदा रहता है, काफ़ी दिन अच्छे से रहता है। वो हो सकता है कई बार कैंसर क्योर हो जाता है। ऑफकोर्स वो डिपेंड करता है कि स्टेज में है, कितना फैला है, लेकिन आजकल ये कैंसर की ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं तो इसको बोलते हैं ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी, और इसके साथ में कंबाइन कर देते हैं विद रेडिएशन, विद कीमोथेरेपी। वो भी बहुत एडवांस कर गया, हम लोग अब डिटरमिन कर सकते हैं कि किस टाइप का सेल है, किस टाइप का कैंसर है, कैसे बिहेव करेगा, अकॉर्डिंगली जो दवा होती है वो देते हैं और पेशेंट अच्छा होता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप लगातार बता रहे हैं कि इसके बारे में अगर हम समय रहते जागरूक रहें, इसका इलाज करवाएं, तो बहुत आसानी से हम अपनी आगे की ज़िंदगी अच्छे से बिता सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें इसमें खान पान की, तो किस तरह से खान पान प्रभावित करता है और कितनी संभावना है कि हमारे खराब खान पान से हमें कैंसर हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि खाली खान पान ही इंपॉर्टेंट नहीं है, खान पान इंपॉर्टेंट है, बट कई चीज़ें हैं। देखिए, आजकल सबसे बड़ी बात क्या है कि अर्बन लाइफस्टाइल बड़ा ख़राब हो गया है जी। एक तो स्ट्रेस के लाइफस्टाइल है, सेकंड थिंग आजकल जो हम लोग मैंने वो क्या कहते हैं नकल कर रहे हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ को, भी ख़राब है ना। तो डाइट की वेस्टर्नाइजेशन, हम बहुत ज़्यादा आपको फैट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, वेट गेन हो रहा है, तो ये सब रिस्क फैक्टर हैं। अल्कोहल के सेवन कर रहे हैं, फीमेल स्मोक कर रही हैं। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, जो फीमेल वर्किंग वुमेन है बहुत स्मोक करती हैं, वो बहुत कॉमन साइड है। चल जाइए कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस में कहीं पर भी बड़ा कॉमन साइड मिलेगा। तो आई थिंक ये सभी फैक्टर्स हैं उसमें। और तब उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम लोग जो सोचना चाहिए, मैंने पहले भी जिक्र किया कि अर्बनाइजेशन के साथ हम लोग की लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। जैसे शादी आपकी मान लीजिए जब भी हुई,
वो आपको अर्ली मेनार्की अगर पेशेंट को हो रहा है, यानी कि अर्ली मेंसेस स्टार्ट हो गए, मेनोपॉज लेट हो रहा है, तो काफ़ी लंबा आपका जो आपको फर्टाइल पीरियड है, और उस दौरान मान लीजिए आपके बच्चे नहीं होते हैं या बच्चे लेट होते हैं, या सबसे बड़ी बात कि बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे, साहब कि मेरी शेप खराब हो जाएगी तो ये होगा, तो वो बड़ा ख़राब पाया जा रहा है। तो जो भी मैंने देखा गया है कि जो ब्रेस्ट फीड करती हैं उनके में रिस्क कम रहता है, जो लोग ब्रेस्ट फीड नहीं करती हैं उनके में रिस्क हायर है। तो मेरे हिसाब से हम लोग की जो ट्रेडिशनल चली आ रही है, अगर वो फॉलो करें तो शायद बेहतर होगा। और थोड़ा सा जो खान पान है, जो पूछा मैंने बताया, अल्कोहल है, फैटी फूड है, जंक फूड है, थोड़ा सा कोई कर सकें, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, टहलिए, मतलब नेचुरल वे में जितना रहेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। पिल्स की भी इंपॉर्टेंट है, ओरल पिल्स के भी मिसयूज काफ़ी होती है, काफ़ी ओरल पिल्स लेते हैं, पिल्स का सेवन कम करें तो बेटर है। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब लगातार यही बता रहे हैं कि अगर आप अपने खान पान को ठीक रखते हैं, व्यायाम करते हैं, तो बहुत कम संभावना है कि आपको कैंसर हो। लेकिन साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अल्कोहल से दूर रहे, क्योंकि अक्सर पाया जाता है कि जो महिलाएं अल्कोहल लेती हैं, शराब पीती हैं, सिगरेट पीती हैं, उनमें संभावना बढ़ जाती है ब्रेस्ट कैंसर की। इसके साथ ही साथ जिन लड़कियों को मासिक धर्म बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं, या फिर यूं कह लें कि जिन महिलाओं में बच्चा होने के बाद वो स्तनपान नहीं करवाती हैं, देरी से शादी करती हैं या फिर बच्चे पैदा ही नहीं करती हैं, उन महिलाओं में भी कैंसर होने की संभावना कहीं ज़्यादा हो जाती है। हम ये ज़रूर कहेंगे कि ये तमाम जो बातें हम आपको बता रहे हैं, आप इस पर गौर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप एक स्वस्थ जीवन जीना चाहती हैं तो आप इन चीज़ों से बचें और कोशिश करें कि आप समय रहते शादी करें और बच्चा भी करें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ी बात भी है। और आने वाले समय में जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और हम लगातार इस भयंकर बीमारी से जो चीज़ें इसके इलाज खोजते जा रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले वक्त में हम इसके और भी कारगर तरीके खोज पाएँ, जिससे कि इसके इलाज में और आसानी हो जाए। डॉक्टर साहब, अगर इसके इलाज की बात करें, अगर इसका शुरुआती लक्षण मान लीजिए नज़र आने लगता है हमें, तो किस तरह से सबसे पहले किसी महिला को जाकर अपना इलाज करवाना चाहिए? बहुत अच्छी सवाल है। मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को भी अगर डाउट लग रहा है, पहली बात तो आपके जो भी डॉक्टर ने दिखाई है उनको, है ना, वो देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, एंड इट शुड बी एग्जामिन्ड बाय ए एक्सपर्ट, बाय ए स्पेशलिस्ट रादर देन बाय ए जीपी और बाय ए गायनेकोलॉजिस्ट और बाय ए जनरल डॉक्टर। जो डॉक्टर जो कैंसर के इसके इलाज की या जो भी ये काम डील कर रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, उनसे दिखलाएंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि डिजीज़ पकड़ी जाएगी और जल्दी पकड़ी जाएगी। तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड इसका उपाय नहीं है। उसमें टेस्ट करते हैं, मामोग्राफी होती है, सोनोमामोग्राफी कहते हैं इसमें, साथ में कुछ स्कैन्स वगैरह होते हैं, बायोप्सी लेते हैं टिश्यू की, और उसमें अगर बायोप्सी में अगर पॉजिटिव आता है तो हम लोग फिर इसको ट्रीट करते हैं। अब रहा बात कि अब कैंसर के स्टेजेस होती हैं, जैसे जानते हैं कोई भी कैंसर के इसमें भी स्टेजेस हैं, तो जितना अर्ली स्टेज में कैंसर आएगा उतना अच्छा इलाज है। और वैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, अगर स्टेज 1, 2 में है, अर्ली है, तो हम लोग ब्रेस्ट को सेव कर लेते हैं पूरी की पूरी, है ना। आजकल आ गई, बहुत कारगर दवा आ गए हैं, बहुत कारगर उसकी ट्रीटमेंट आ गई है, सिकाई आ गई है, वो कंबाइन कर देते हैं, सब मिलाकर एंड रिजल्ट पेशेंट को बड़ा अच्छा मिलता है। और हम लोग आजकल अगर मान लीजिए ब्रेस्ट निकालनी भी पड़ जाती है पूरी की पूरी, तो आजकल हम लोग ब्रेस्ट इम्प्लांट डाल देते हैं। और मैं अभी आपको लंदन में था, अभी आपको इंग्लैंड में, आपको ईयर बिफोर लास्ट कैम्ब्रिज में, आपको एट रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन एडनब्रुक्स हॉस्पिटल, तो वहाँ पर हमने सीखा, वहाँ देखा हमने, वो एक एडीएम मैश आई है, नहीं आपको, वो थोड़ी कॉस्टली है, अभी इंडिया में नहीं आया है, वो आ जाएगा वो, तो बड़ा अच्छा चीज़ है एडीएम मैश। उसमें एकदम नेचुरल शेप आ जाता है ब्रेस्ट का, बाहर से मालूम ही नहीं पड़ेगा। हम लोग ऊपर से स्किन सेव कर लेते हैं, निपल सेव कर लेते हैं, और अंदर इम्प्लांट डाल देते हैं। कैंसर भी निकाल दिया, इम्प्लांट डाल दिया, बाहर से पता नहीं चलेगा, ऑप्शन भी हुआ आपका। इतना यानी कि अगर शुरुआती लक्षण दिखने के बाद अगर आप तुरंत हॉस्पिटल चले जाते हैं तो बहुत ही सही तरीके से इसका इलाज संभव है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अगर बात करें इसमें, जैसे कि 20 साल की उम्र के बाद जो है ब्रेस्ट काफ़ी प्रॉपर बन जाती है, उस उम्र के बाद अगर कैंसर किसी को हो जाता है, तो क्या जब कैंसर उसमें बन जाता है उसके इलाज के बाद क्या वो वापस से अपने पूरी जो उनका शारीरिक बनावट है, क्या वो प्रॉपर वैसी बनी रहेगी? देखिए, मैंने बताया, अगर हम लोग ब्रेस्ट को सेव कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हम लोग उसको प्रॉपर्ली इसको ट्रीट कर दे रहे हैं, अगर मान लीजिए ब्रेस्ट के हम लोग आपको उसको बोलते हैं ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी, है ना, या ऑन्कोप्लास्टी, तो अगर हमने वो कर दी और ब्रेस्ट को हमने उसको सेव कर लिया या हमने ब्रेस्ट को बना दिया अगर, तो वो उसको लुक बड़े नॉर्मल टाइप की आ जाती है, जैसे कोई नॉर्मल ब्रेस्ट है, पता भी नहीं चलता बाहर से कि ऑपरेशन हुई। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए चांस जरूर लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ये अनलेस ये अवेयरनेस नहीं आएगा तो लोग मन में जो शंका है वो आपको नहीं जाएगी। अवेयरनेस होना चाहिए कि वो टाइम बदल चुका है। पहले क्या होता था, हम लोग कोई भी सर्जरी करते थे कैंसर का, तो इट वॉज ए वेरी रेडिकल सर्जरी, जितना काट सको निकाल,
लेकिन अब क्या हो गया है, नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ ऑर्गन प्रिजर्विंग सर्जरी, जहां हम लोग ऑर्गन को बचाते हैं, चाहे वो थ्रोट कैंसर का हो, चाहे वो मुंह का कैंसर हो, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर, किसी भी आंत का कैंसर हो, हम लोग किसी ऑर्गन को प्रिजर्व कर सकते हैं, वो कोशिश करते हैं। तो उसके लिए उसकी टेक्निक होती है, उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, बट वो पॉसिबल है आज की तारीख में। तो बट ये है, उसके लिए पेशेंट जितना अवेयर हो और जितनी जल्दी सर्जरी हो, चाहे जितनी जल्दी इलाज हो, उतना अच्छा होगा। और एक चीज़ और अच्छी बात है आजकल है कि बहुत सारे मेडिसिन आ गए हैं और मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव हैं, हम लोग कीमोथेरेपी के माध्यम से देते हैं, उसमें टारगेटेड थेरेपी है, वो जीन, कई तरह की चीज़ें हैं जो कि वो स्पेसिफिक होता है, किसी कैंसर सेल के टाइप के लिए होता है। कैंसर के भी हम लोग टाइप्स निकाल लेते हैं, वो किस टाइप के कैंसर है, हम लोग उसकी जेनेटिक एनालिसिस करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, ISC स्टेनिंग करते हैं, उससे वी कैन पिन पॉइंट कि भाई इस तरह का कैंसर है, मोस्ट प्रॉब्ली इसमें ये दवा काम करेगा, तो बड़ा इफेक्टिव होता है वो। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि कैंसर, जैसा कि हम देखते हैं कि कैंसर होने के कई कारण होते हैं, या फिर आपके परिवार में किसी को कैंसर रहा हो सकता है इस वजह से आपको कैंसर हो, या फिर ये भी देखने को मिलता है कि मोटापे की वजह से या फिर ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से, कई कारण हो सकते हैं कि आपको कैंसर हो गया हो। इसमें अगर हम बात करें इलाज की, तो क्या जो पारिवारिक कारण की वजह से जो लोगों को कैंसर होता है या फिर अन्य कारणों से जो कैंसर होता है, क्या इनके इलाज में फ़र्क होता है, या और इनके जब इलाज होता है तो उसके सफल होने की कितनी संभावना होती है? तो बहुत अच्छा सवाल है मैडम। पहली बात तो यही बताना चाहूँगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने छेड़ दिया आपने, वो पारिवारिक कैंसर है ना। तो फेमिलियर कैंसर ब्रेस्ट में बड़ा आज की तारीख में इंपॉर्टेंट हो गए हैं। एक जीन होता है, इसको BRCA1 BRCA2 BRCA1 BRCA2 जीन। तो अगर मान लीजिए जैसे कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हो, यानी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, जो फर्स्ट डिग्री आपके रिलेटिव हैं, इनमें किसी में कैंसर अगर हो रहा है तो पेशेंट को सतर्क हो जाना चाहिए। चांसेस काफ़ी हाई है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इसी तरह से अगर पेशेंट को एक ब्रेस्ट में कैंसर हुआ है तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि इसको दूसरे ब्रेस्ट में कैंसर हो सकता है। तो ऐसे केसेस में पेशेंट को स्क्रीनिंग में आ जाना चाहिए। और उसमें क्या है कि उसमें अगर जीन्स अगर ये पॉजिटिव आते हैं तो हम लोग फॉलोअप में रखते हैं पेशेंट को। मान लीजिए जैसे हम लोग आपको बात कर रहे थे मैमोग्राफी की, सोनोग्राफी की, चाहे आपको स्क्रीन करने के लिए जनरली हम लोग आफ्टर सर्टेन एज करते हैं। बट अगर किसी फैमिली में ऐसा हिस्ट्री है तो हम लोग कहेंगे एज यंग एज 30 ईयर्स में भी आप स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज अगर होगा जल्दी तभी तो उसको हम अगर जल्दी कैच करेंगे तभी तो ट्रीट कर सकते हैं। तो ये एक इंडिकेशन है कि अगर किसी में BRCA1 BRCA2 पॉजिटिव है तो उसको स्क्रीनिंग जल्दी स्टार्ट हो जानी चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल, है ना। और सेकंड थिंग है, फॉलोअप में रहिए, आपको पैनिक नहीं करने की ज़रूरत है। अब एक एक्सट्रीम एंड है, आपने सुना होगा एंजेलिना जोली जो एक्ट्रेस हैं, उन्होंने अपना ब्रेस्ट निकलवा लिया था, क्या उनकी पॉजिटिव आई थी, ठीक है, अच्छी हैं वो, बट वो भी एक इलाज है। आजकल अगर हम लोग काउंसलिंग करते हैं, पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, अगर लगता है कि साहब इसमें हाई रिस्क है, बहुत है, तो ऑप्शन देते हैं कि हाँ भी आप ब्रेस्ट निकलवा सकती हैं, बट अगर ना वो पेशेंट का चॉइस है। लेकिन ऐसा नहीं कि निकालना मस्ट है, हर में निकालना ही है, वो डिपेंड करता है अल्टीमेटली वो कितना खराब है, कितना हाई रिस्क है, कब होने वाला। हाँ, जरा भी डाउट लगता है तब निकाल दीजिए उसको, अदरवाइज प्रिजर्व कीजिए ब्रेस्ट को, है ना। और आजकल तो इतनी अच्छी टेक्निक्स आ गए हैं ब्रेस्ट को उसको प्रिजर्व करने का या उसको रिकंस्ट्रक्ट करने का कि पैनिक करने की जरूरत नहीं। अच्छा, इनके इलाज की हम बात कर रहे थे कि इसके इलाज में कोई फर्क तो नहीं होता? नहीं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो BRCA1-2 पॉजिटिव हो या नहीं हो, इलाज तो सेम उसका। बट वही है कि जिनमें ये पॉजिटिव हो रहा है उनके में ज़्यादा चांसेस होने का, जिनके में नहीं है तो उनके में शायद नहीं होने, बट होगा तो उसका ट्रीटमेंट या जो भी कुछ सब सेम होगा, है ना। और उसमें हम लोग जो ऑपरेट करने के बाद जो टिश्यू को भेजते हैं जाँच के लिए फॉर हिस्टोपैथोलॉजी, उसमें स्टेनिंग होती है और तरह तरह के सेल्स उसमें हम लोग देखते हैं। तो जो सेल्स पॉजिटिव आते हैं उसके हिसाब से फिर दवा देते हैं, सिकाई होती है, जो भी डिपेंड करता है जो स्टेज है पेशेंट का, जो भी ट्रीटमेंट है उसके अनुसार। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने बताया है कि अगर शुरुआती दौर में ही आप इसका इलाज करवाते हैं तो पूरी तरह से इसका सफल इलाज जो है संभव है। आप शुरुआती दौर में ही डॉक्टर के पास जाएं और इसका तुरंत इलाज करवाएं। डॉक्टर साहब, हम इलाज की बात कर रहे थे, इसका पूरा प्रोसीजर क्या है? कोई पेशेंट मान लीजिए डायग्नोसिस हुआ, पहली बार उसको डाउट हुआ तो वो दिखाने को गया, फिर वही शुड गो टू अ कैंसर सर्जन जो डील करता है ब्रेस्ट का, जो एक्सपर्ट हो। आज की तारीख में ब्रेस्ट के लिए जो होते हैं दे आर कॉल्ड ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन्स, जो उन्हें बताया हमने, वो जो उसकी ट्रेनिंग लेके आई, मैं आया आपको लास्ट फ्रॉम लंडन। तो ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन्स इसको जनरली अच्छा बेटर ट्रीट करेंगे बिकॉज दे कैन सेव द ब्रेस्ट, दे कैन मेक द ब्रेस्ट लुक मोर नेचुरल एज कम्पेयर टू अ नॉन ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन। तो हम लोग टेंडेंसी रहती है कि इसको सेव करें। और सेकंड थिंग है, जैसे वो डायग्नोज हो गया कि कैंसर, जैसे पहले हम लोग मैमोग्राफी करते हैं उसकी, फिर हम लोग बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी 2 किस्म की होती है, एक होती है फाइन नीडल बायोप्सी, एक होती है आपको कोर बायोप्सी। हम लोग गन लेते हैं, टुकड़ बायोप्सी। तो जनरली टुकड़ बायोप्सी ज़्यादा अच्छा होता है बिकॉज उसमें ज़्यादा कोर टिश्यू मिलता है और हम लोग उसकी अच्छी उसकी मात्रा में टिश्यू के कारण वी कैन एनालाइज प्रॉपर्ली किस तरह का कैंसर है, कितना खराब है, किस तरह का सेल्स है। और एक बार डायग्नोसिस हो गया तो फिर स्टेज करते हैं हम लोग, किस स्टेज में डिजीज़ है। अगर अर्ली स्टेजेस में है और ऑपरेट कर सकते हैं तो तुरंत ऑपरेट कर देते हैं। अगर डिजीज एडवांस कर गया है तो हम लोग पहले कीमोथेरेपी के कोर्स देते हैं। जनरली उससे वो ट्यूमर श्रिंक कर जाता है। ट्यूमर जैसे श्रिंक हो जाता है तो हम लोग तुरंत ऑपरेट कर जाते हैं। तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होता है कि वी कैन सेव द ब्रेस्ट,
वी माइट गिव अ बेटर कॉस्मेसिस, और बहुत ज़्यादा कटिंग ना भी करना पड़े तो पेशेंट को जो है सो आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो कि अगर पूरी निकालने की बात करती तो ये, और उसमें मैंने मतलब कहने पेशेंट बेटर फील करता है, उसमें आपको मॉर्बिडिटी कम होगी, पेशेंट जल्दी रिकवर करेगा, तो कई सारे फैक्टर्स हैं। डॉक्टर साहब, इसी बीच हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक इस बात से भी रूबरू हो कि मान लीजिए कि कोई अपने कैंसर का इलाज करवा रहा है, कोई महिला है, उसने अपना कैंसर दिखाया डॉक्टर के पास और उसका इलाज चल रहा है, इस दौरान उसे घर भी भेज दिया जाता है, ट्रीटमेंट चालू है, घर पर रहकर उसे क्या कुछ एहतियात बरतने होंगे इस दौरान, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक हम हॉस्पिटल में रहते हैं हमारी पूरी देखभाल होती है, लेकिन घर पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं लापरवाही हो जाती है, तो क्या कुछ खास चीज़ें रहेंगी जिसका हमें ध्यान रखना होगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इस पर एक चीज़ समझना पड़ेगा कि आप पेशेंट को जो हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, हम किस वक्त डिस्चार्ज कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर ब्रेस्ट के कैंसर की सर्जरी हुई है, उसमें एक दो पाइप लगे, ड्रेन लगी रहती है, जिसमें कि वो पानी का जो सेरम जो निकलता है वहाँ ऑपरेशन साइड से, वो ड्रेन होता है इसमें। तो जनरली मैं जो पेशेंट को घर भेजता हूँ तो वो ड्रेन निकाल के भेजता हूँ, बट कभी कभी वो ड्रेन कुछ दिन तक आता रहता है, वैसा कम होता है, तो पेशेंट विद द ड्रेन जाते हैं। तो अगर ड्रेन जाते हैं तो वो डॉक्टर एडवाइस करेंगे कि आपके प्रिकॉशंस लेना है, ड्रेन में उसको गंदगी ना जाए, उसको चूचा मत कीजिएगा, वो आप ज़्यादा उसको केयरफुली आप उसको विथ रिस्पेक्ट ट्रीट कीजिए, वो ड्रेन जब तक ड्रेन लगी हुई है, और टाइम से जब डॉक्टर ने बुलाया है वापस आप हॉस्पिटल आने को जाना चाहिए आपको, तब वो चेक भी कर लेंगे, निकाल भी देंगे। और कई बार क्या होता है, इसको सूचर्स लगे होते हैं, तो जहाँ पर वुंड साइट होता है थोड़ा बचा कर रखना है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट है कि अगर कीमोथेरेपी चल रहा है और अगर कीमोथेरेपी स्टार्ट किया गया पेशेंट को, तो कीमोथेरेपी के बाद कुछ एक हफ्ते तक जो है पेशेंट का थोड़ा ब्लड काउंट लो हो जाता है, तो थोड़ी सी इम्यूनिटी थोड़ी सी लो हो जाती है। हालांकि उसके लिए भी हम लोग आजकल दवा देते हैं जिससे कि ब्लड काउंट बढ़ा देते हैं तुरंत, वो सेकंड डे बढ़ जाता है, तो उतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहें कि बाहर ज़्यादा ना घूमें, चाहे बाहर जाके मतलब पब्लिक प्लेस में ज़्यादा ना जाएँ, थोड़ा इन्फेक्शन के वजह से थोड़ा कम रहेगा। और एक बार सब हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो एक नॉर्मल तरीके से जैसे और कोई रहता है आप रह सकते हैं। बट खाली ये जो थोड़ा सा पब्लिक प्लेस अवॉइड कीजिए, फ्रेश हेल्दी फूड खाइए और हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई कैंसर हो गया या ऑपरेशन हो गई तब आप अलग हो गए, आपके लिए ऐसा कोई खास बात नहीं है। आखिरी सवाल छोटा सा लेना चाहूँगी मैं, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है हमारे पास। क्या पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर की संभावना है? बहुत अच्छा सवाल पूछा मैडम आपने, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। ये ऐसा फील्ड है, ये ऐसा टॉपिक है जो कि टोटली नेग्लेक्टेड है, और शायद ये पता नहीं कितने लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना कॉमन नहीं जितना फीमेल्स में है, बट हाँ ये है, ये पाया जाता है, और हमने ऑपरेट किया है केसेस, और आ जाते हैं हम लोग वंस इन अ वाइल। बट इसमें इंपॉर्टेंट ये समझना है कि फीमेल में जो होता है उसमें एक पूरी ब्रेस्ट के टिश्यू की एक लेयर होती है स्किन और आपके चेस्ट वाल के बीच में, जो मेल में नहीं होता है। मेल में सीधे स्किन है, फैट है, सीधे आपका मसल आ गया, चेस्ट वाल आ गया। तो फीमेल में अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ, वो जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, तो वो धीरे धीरे पहुंचेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, जब तक चेस्ट वाल में आएगा आपको पता चल जाएगा इतना बड़ा गांठ हो चुका है। बट मेल में अगर होता है तो वो सीधे के सीधे आप अगर शुरू में नहीं पकड़ा आपने तो वो चेस्ट वाल में जाके चिपक जाएगा। तो स्टेज अगर देखा जाए तो उसका ट्यूमर स्टेज जो वो T4 हो जाता है, जो बहुत ही खराब है। तो इसलिए अवेयर होना चाहिए कि हमें भी हो सकता है, मेल्स में भी हो सकता है, और डॉक्टर को दिखा लीजिए, फिर उसकी इलाज वही सिंपल है, जिस तरह से इसके इलाज है वही इसके इलाज है, वो तुरंत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर इसके इलाज की बात हम करते हैं तो आज के दौर में जहां नई नई तकनीकी विकसित हो चुकी है, तो इसका इलाज कितना नया तरीके से हमारे सामने आ चुका है, क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है इसका अब? जैसे बहुत अच्छा सवाल है आपका मैडम, हमने पहले भी कई बार अपने टॉक्स में बताया है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ और मैं इसको थोड़ा सा विस्तार में बताता हूँ। अब जैसे मैं आपको इंग्लैंड में था अभी, वहाँ जो मैंने देखा वहाँ पर एक टर्म है, एक तरह का उसमें मतलब हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो एडीएम मैश होता है, जो कि एक झिल्ली किस्म की है, जिसके अंदर हम लोग ब्रेस्ट इम्प्लांट को डालकर हम लोग अंदर डाल देते हैं, और उसकी लुक्स, उसकी रिजल्ट इतनी अच्छी आती हैं जैसे लगेगा कि कोई आपको नॉर्मल ब्रेस्ट है, बाहर से मालूम ही नहीं पड़ेगा आपको। जी जी। तो ये पहले नहीं था, थोड़ा कॉस्टली जरूर है, बट वहाँ इंग्लैंड में ये आ चुका है, और हम उम्मीद कर रहे हैं भारत में जल्दी आ जाएगा। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है जहाँ पर पूरी की पूरी ब्रेस्ट निकाली जा चुकी है। अगर छोटा ब्रेस्ट है, मान लीजिए उसमें अगर कम टिश्यू निकाले हैं, फिर तो हम लोग आसपास के टिश्यू को ही आगे पीछे करके उसको कवर कर देते हैं और ब्रेस्ट की शेप को ले आते हैं। जी जी। तो दो तरह की होती है, एक मान लीजिए कोई गैप उसमें, या तो हम टिश्यू को ट्रांसपोज करते हैं या फिर बाहर से कोई फिल करते हैं। तो ये ट्रांसपोजिशन कई टाइप की होती हैं। तो अब जैसे वहाँ पर एक चार्ट मैंने सीखा, वो जो आपकी जो एक्जिला होती है, आर्मपिट होती है, इसमें खून की नलियाँ होती हैं, है ना, तो उसमें आर्टरीज होते हैं, तो वो आर्टरी सप्लाई करते हैं ब्रेस्ट के डिफरेंट सेगमेंट को। तो मान लीजिए जो पार्ट नॉर्मल टिश्यू है ब्रेस्ट का, हम लोग उस पार्ट को, उस आर्टरी को रूट पर लेकर ट्रांसपोज करके वो डाल देते हैं उस गड्ढे में और भर देते हैं। जी जी। तो वहाँ से उठा के वहाँ डाल दिया, आपको वहीं के ब्रेस्ट टिश्यू वहाँ से ट्रांसफर कर दिया और पेशेंट का ब्रेस्ट एकदम शेप नॉर्मल आ गया। बिल्कुल बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। तो पेशेंट को घबराहट ही लगता है, मेरे तो ब्रेस्ट चले गया, अब तो शेप चला गया। तो आपकी टिश्यू से ये कर दिया हमने, ज़्यादा बड़ा अगर है तो हमने प्लांट डाल दिया उसमें,
तो ये 2 नई चीज़ हैं जो हमने वहाँ पर देखा। और भी कई चीज़ें आ रही हैं, बट अभी उतना सा समय मेरे ख्याल में नहीं है कि मैं इसको डिस्कस कर सकता हूँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब वक्त हो चुका है दर्शकों से विदा लेने का, क्योंकि वक्त अब खत्म हो चुका है। लेकिन आप घबरा ही मत, हम फिर से लौटेंगे। और इसके साथ ही साथ दर्शकों, अगर आपके मन में कोई सुझाव है या फिर कोई सवाल है तो आप हमें ज़रूर बताएं। और इसके लिए आप हमें भेज सकते हैं, पत्र भेज सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। पत्र भेजने के लिए पहले हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है हमारा स्वास्थ्य द्वारा निदेशक, TD बिहार, फ्रेजर रोड, पटना। पिन कोड है 8,01,000। इसके साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल है director.ddkpatna@gmail.com। तो दर्शकों, फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे दर्शकों को जानकारियाँ दी। तो दर्शकों, हम फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए विषय के साथ। फिलहाल DD बिहार के साथ अपना प्यार बनाए रखिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।